देर दोपहर में शिन घर की ओर चल रहा था। उसके बगल में मिजू खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने अभी अभी क्लास की एक मजेदार कहानी सुनाकर खत्म की थी। शिन का ध्यान उस कहानी पर नहीं था, बल्कि वो मिजू की खुशी से भरी मुस्कान को देखकर मंत्रमुग्ध था। वे दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उसे अभी भी ये विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि सबसे मशहूर लड़की मिजू वास्तव में उसे डेट कर रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसका इजहार महज एक मजाक था, लेकिन उसकी सच्चाई ने उसे हाँ कहने के लिए मना लिया था। तब से उसकी जिंदगी छोटे छोटे चमत्कारों की एक श्रृंखला जैसी लग रही थी। क्लासरूम के आर पार छिपकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, प्यारे गुड मॉर्निंग मैसेज और छोटे छोटे सरप्राइज जैसे घर पर बनी कुकीज जिन्हें वो चुपचाप उसके बैग में रख देती थी। यहाँ तक कि आम पल जैसे बस एक साथ घर जाना भी उसके कारण खास लगने लगा था। मिजू की मौजूदगी उसके दिनों को रोशन कर देती थी। वो कभी कभी अपने सहपाठियों को उनकी ओर ईर्ष्या भरी नजरें चुराते हुए पकड़ लेता था, लेकिन वो बस खुद को खुशकिस्मत मानता था। लेकिन हाल ही में मिजू की मुस्कान बनावटी होने लगी थी। गहराई में वो जानती थी कि उसे ईर्ष्या महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है। शिन वास्तव में दयालु था, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी के साथ गर्मजोशी से पेश आता था। स्वाभाविक रूप से दूसरी लड़कियां उसे पसंद करती थी। फिर भी मिजू अपनी छाती में दर्दनाक रूप से कस रही असुरक्षा को दूर नहीं कर पा रही थी, खासकर तब जब भी वो शिन को उसकी बचपन की दोस्त हिना के साथ इतनी सहजता से मुस्कुराते हुए देखती थी। वो उसे खोने का विचार सहन नहीं कर सकती थी और उसे बेतहाशा इस बात के सबूत की जरूरत थी कि उसका दिल सिर्फ उसका है। उसने एक योजना बनाई, एक छोटा सा स्वार्थी टेस्ट। इस हद तक गिरने के लिए उसे खुद से थोड़ी नफरत भी हुई, लेकिन अगर ये सफल रहा तो शायद उसे सताने वाली असुरक्षाएं हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। शिन ने उसके इस आंतरिक उथल पुथल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे कुछ देर के लिए मिजू के गेट पर रुके। आमतौर पर वो प्यार से अलविदा कहने के लिए थोड़ी देर रुकती थी, लेकिन आज उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। इससे पहले कि शिन एक भी शब्द कह पाता, मिजू अंदर गायब हो गई। उसने ये सोचकर कंधे उचका दिए कि वो बस व्यस्त होगी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके शांतिपूर्ण दिन अब चकनाचूर होने वाले हैं। अगले कुछ सप्ताह टेस्ट और स्कूल की गतिविधियों के साथ जल्दी बीत गए। मिजू अपनी योजना के बारे में सोचती रही। वो कभी कभी शांत हो जाती थी। शिन ने उसके इस भटकाव के बारे में ज्यादा चिंता न करने की कोशिश की। वो जानता था कि वो मशहूर है और शायद उन अन्य लोगों के साथ व्यस्त होगी जो उसका ध्यान खींचना चाहते थे। फिर भी वो जितना कम बोलती थी, उसकी शांत आहों और दूर दूर रहने वाले नजरों को देखकर वो उतना ही ज्यादा चिंतित होने लगता था। उस शाम जब शिन ने मिजू के साथ क्लासरूम छोड़ा तो उसने देखा कि यूरी कोरोस ईयरफोन लगाए एक खिड़की के सहारे झुकी हुई थी। कुछ सहपाठियों ने फुसफुसाकर कहा, क्या ये यूरी नहीं है? मैंने सुना है कि पिछले साल उसकी लड़ाई हुई थी। वो एक मुसीबत है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। शिन ने यूरी के ऊब चुके भाव पर एक नजर डाली। उसने कभी उससे बात नहीं की थी। उनके दायरे एक दूसरे से मीलों दूर थे। शुक्रवार को जब आखिरी घंटी बजी तो छात्रों ने घर जाने के लिए अपने बैग उठा लिए। शिन अपनी क्लासरूम ड्यूटी के हिस्से के रूप में ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए पीछे रुक गया। जब तक उसने अपना काम खत्म किया तब तक ज्यादातर छात्र पहले ही जा चुके थे। स्कूल के प्रांगण में कदम रखते हुए शिन बड़े ज़ेल्कोआ पेड़ की ओर बढ़ा, एक ऐसी जगह जहां उसकी कई खुशनुमा यादें थी। उसने और मिजू ने क्लासेस के बाद इसे एक मिलने की जगह के रूप में चुना था। शायद वे रात के खाने की योजनाओं के बारे में बात करते या क्रेप्स खाने के लिए कोई जगह चुनते। लेकिन जैसे ही वो एक कोने से मुड़ा, उसने दाइची नाम के एक लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा देखा और मिजू उसके सामने खड़ी थी। वो उस लड़के को मुश्किल से ही जानता था, बस उसे एक अलग क्लास के प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में पहचानता था। दाइची के खड़े होने के तरीके में कुछ ऐसा था जिसने शिन को बेचैन कर दिया। उस लड़के ने एक गुलाबी लिफाफा पकड़ा हुआ था जिसे वो मिजू की ओर बढ़ा रहा था। मिजू का हाथ उसके मुंह पर चला गया, जैसे कि वो हैरान या शर्मिंदा हो। शिन रुक गया, उसे डर की चुभन महसूस हुई। उसने मिजू को अपने लंबे बालों की एक लट के साथ खेलते हुए देखा, जो नर्वस होने पर उसकी एक अनजाने में की जाने वाली आदत थी। दाइची ने कुछ कहा, मिजू ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वो अभी भी घबराई हुई लग रही थी। हिचकिचाते हुए उसने गुलाबी लिफाफा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शिन को घबराहट का एक तेज झटका महसूस हुआ। वो इसे स्वीकार कर रही है। उसी क्षण मिजू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसकी आंखें शिन पर पड़ी। एक पल के लिए वो जम गई। उसके होंठ एक छोटी चंचल मुस्कान में बदल गए, जिसे शिन ने ये समझा कि वो किसी दूसरे लड़के का इजहार पाकर खुश हो रही है। लेकिन अचानक दाइची ने उसे गले लगा लिया। ये देखकर उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सच तो ये था कि मिजू का वो भाव महज एक छोटा सा नाटक था जिसका मकसद शिन को ईर्ष्या महसूस कराना था। लेकिन शिन ने
इसे इस तरह देखा जैसे मिजू खुशी खुशी किसी और का इजहार स्वीकार कर रही हो। इसे सहन न कर पाने के कारण वो कठोरता से आगे बढ़ा। जब मिजू की नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य और कुछ कुछ पछतावे के मिश्रण से चौड़ी हो गई। लेकिन शिन को इतनी चोट लगी थी कि वो कुछ और नहीं देख पाया। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं था, उसने कहा। उसके लहजे में कड़वाहट थी, लेकिन साथ ही दिल टूटने का दर्द भी था। उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वो केवल सबसे बुरे की ही कल्पना कर सकता था। अपनी एडी पर घूमते हुए वो उसकी आवाजों को नजरअंदाज करते हुए भाग गया। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो स्कूल से बहुत दूर नहीं हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वापस उस ज़ेल्कोआ पेड़ के नीचे मिजू स्तब्ध खड़ी थी। उसने एक ऐसा लिफाफा पकड़ा हुआ था जो अचानक अब बहुत भारी लगने लगा था। दाइची भी असहज था। मिजू, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। जैसे ही वो प्रांगण से बाहर भागी, उसे दाइची का जवाब मुश्किल से ही याद रहा। योजना ये थी कि शिन तेजी से चलकर आएगा, शायद ये जानने की मांग करेगा कि दाइची क्या कर रहा है और इस बात की पुष्टि करेगा कि मिजू उसकी गर्लफ्रेंड है। इस पूरी स्थिति का मतलब सिर्फ उसे ईर्ष्या महसूस कराना था। उसे वो महसूस कराना था जो वो तब महसूस करती थी जब वो दूसरी लड़कियों से बात करता था, ताकि वो उसे और सिर्फ उसे ही अनमोल माने। लेकिन इसके बजाय उसने उसकी आंखों में विश्वासघात का एक ऐसा गहरा भाव देखा था जिसने उसकी सांसें अटका दी थी। वो खाली लिफाफा उसकी मुट्ठी में मुड़ा हुआ था। अंत में मिजू लड़खड़ाते हुए एक खाली वॉशरूम में गई और दरवाजे के सहारे धड़ाम से बैठ गई। आईने में उसकी परछाई उसका मजाक उड़ा रही थी। दयनीय, बेवकूफ, वो फुसफुसाई। उस रात मिजू अपने फोन को घूरती रही और शिन को एक के बाद एक कई मैसेज भेजती रही। इस बीच वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका फोन स्विच ऑफ था। वो तब तक रोता रहा जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं बचे और अंततः एक बेचैन सी नींद में सो गया। सप्ताहांत उन दोनों के लिए एक यातना जैसा था। मिजू ने घबराए हुए मैसेज भेजे, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शिन ने कभी फोन नहीं उठाया। उसने उसके घर जाने के बारे में सोचा, लेकिन अस्वीकार किए जाने के डर ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया। शिन ने अपना सप्ताहांत अपने कमरे में अलग थलग रहकर बिताया और बाहरी दुनिया को नजरअंदाज कर दिया। उसकी माँ ने कई बार धीरे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने कहा कि वो थका हुआ है और उसे आराम की जरूरत है। सोमवार की सुबह आ गई। शिन ने खुद को घसीटते हुए स्कूल जाने का फैसला किया। वो चाहता था कि वो छुट्टी कर ले, लेकिन उसके पास न तो कोई सही बहाना था और न ही झूठ बोलने के लिए भावनात्मक ऊर्जा बची थी। जब उसने आखिरकार क्लास 1B का दरवाजा खोला तो कमरा शांत हो गया। हर कोई मुड़कर उसे घूरने लगा। आमतौर पर मिजू मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती। आज वो कुछ दोस्तों से घिरी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, जो रोते हुए बिताए गए सप्ताहांत का प्रमाण थी। उनकी नजरें एक सेकंड के लिए टकराई, एक नाजुक दर्दनाक पल। फिर शिन ने अपनी नजरें झुका ली और जल्दी से अपनी डेस्क की ओर चला गया। सन्नाटा टूटा और उसकी जगह फुसफुसाहटों ने ले ली। शिन ने कुछ बातें सुनी। उसने बस ऐसे ही उससे ब्रेकअप कर लिया। मुझे लगा था कि वो उसके लिए कितनी अच्छी थी और उसने बस उसे छोड़ दिया। कितना घटिया इंसान है। उसने अपने दांत पीसे तो उन्हें लगता है कि मैंने उसे छोड़ दिया या मैं कोई खलनायक हूँ। वो फुसफुसाहटों को अनसुना करने की कोशिश करते हुए अपनी खाली नोटबुक को घूरने लगा। अगले 1 घंटे में अफवाहें और तेज हो गई। एक मनगढ़ंत कहानी थी कि शिन बोर हो गया था और उसने बिना किसी कारण के उसे छोड़ दिया। कुछ ने दावा किया कि वो हिना या दूसरी लड़कियों के साथ धोखा कर रहा था। मिजू ने भी ये झूठी कहानियां सुनी, लेकिन उसने उन्हें सुधारा नहीं। उसने ये तर्क दिया कि अगर उसने ये स्वीकार कर लिया कि लिफाफा खाली था तो उसे एक चालबाज का ठप्पा दे दिया जाएगा। उस संभावना ने उसे डरा दिया, इसलिए वो ज्यादातर चुप रही। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भर आते थे और उसके दोस्तों ने मान लिया कि इसमें शिन की ही गलती है। उसके बाद के दिन तनाव के धुंधल के जैसे थे। शिन ने खुद को गंदी नजरों का निशाना बनते हुए पाया। मिजू की लोकप्रियता का मतलब था कि उसके दोस्तों और चाहने वालों का एक बड़ा नेटवर्क था। कई लोग उसे सांत्वना देने के लिए दौड़े और उन्होंने शिन को एक ऐसे निर्दयी लड़के के रूप में चित्रित किया जिसने उसके प्यार को कुचल दिया था। सप्ताह के अंत तक अफवाहें सच्चाई के भयानक संस्करणों में बदल चुकी थी। किसी ने दावा किया कि उन्होंने मिजू को रोते हुए सुना है और उसके हाथ पर चोट के निशान देखे हैं। जल्द ही लोग ये कहने लगे कि शिन ने उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई है। वो स्तब्ध और क्रोधित था, लेकिन जब भी वो बोलने की कोशिश करता उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। उसके द्वारा मिजू को चोट पहुंचाने का झूठ
बहुत दूर तक फैल चुका था। बहस करने से स्थिति और बदतर ही होती। हिना ने दालान में शिन को देखा। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन एक दोस्त ने उसका हाथ खींच लिया। चलो भी हिना, उससे दूर रहो। वो हिचकिचाई, फिर उसने उन्हें खुद को दूर खींचने दिया। गपशप के इस तूफान से बचने के प्रयास में शिन ने क्लासरूम में लंच करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने स्कूल की लाइब्रेरी में एक एकांत कोना खोज लिया। शांत अलमारियों के बीच उसने एक पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने या सन्नाटे से अपने अशांत दिमाग को शांत करने की कोशिश की। यही एक दोपहर उसकी मुलाकात शियोरी से हुई। वो दूसरे वर्ष की छात्रा थी जो एक लाइब्रेरी सहायक के रूप में स्वेच्छा से काम करती थी। दुबलिपतली और मृदुभाषी शियोरी वापस आई किताबों को व्यवस्थित करते हुए अलमारियों के बीच शान से घूम रही थी। शिन ने उसे कुछ बार देखा था, लेकिन उसने सावधानी से ध्यान आकर्षित करने से परहेज किया। हालांकि एक दिन वो उसके पास आई जहां वो बैठा था। क्या ये सीट खाली है? उसने नम्रता से पूछा। शिन ने आश्चर्य से पलकें झपकाई, अजीब तरह से उसे आश्वस्त किया कि वो बैठ सकती है। शियोरी उसके सामने वाली सीट पर खिसक गई और एक नॉवेल नीचे रख दी। कुछ देर तक वे खामोशी से पढ़ते रहे। फिर कुछ मिनटों के बाद वो फिर से बोली, तुम परेशान लग रहे हो, क्या सब ठीक है? शिन की आंखें उसकी आंखों से मिली। वो उसके भावों को नहीं पढ़ सका, लेकिन उसे सच्ची चिंता महसूस हुई। उसने झूठ बोला और कहा कि वो ठीक है। शियोरी ने उसे ध्यान से देखते हुए अपना सिर झुकाया। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी है। शिन का पेट मरोड़ खाने लगा। उसे यकीन था कि उसका मतलब उन दुर्भावनापूर्ण अफवाहों से था। ये सब झूठ है। वो फुसफुसाया। एक पल बीत गया। फिर शियोरी ने मेज के पार अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उसकी बाह को हल्के से थपथपाया। मुझे पता है कि अफवाहों का नियंत्रण से बाहर होना कितना आसान है। मैं हर उस बात पर विश्वास नहीं करती जो मैं सुनती हूँ। उसके कोमल शब्दों ने शिन की रक्षात्मक दीवार को कमजोर कर दिया। उसने हल्का सा सिर हिलाया, बिना ये जाने कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे। उसने चुपचाप उसे धन्यवाद दिया। वो छोटी सी बातचीत एक जीवन रेखा की तरह महसूस हुई। कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद उसे वैसा ही देख सके जैसा वो सच में था। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक सप्ताह बाद शिन एक अंग्रेजी की किताब ढूंढ रहा था जब उसने एक ऊंची शेल्फ पर एक मोटी किताब को खतरनाक तरीके से डगमगाते हुए देखा। पास ही शियोरी किताबें शेल्फ में रख रही थी। पूरी तरह से अनजान उसने ऊपर देखा और महसूस किया कि वो बड़ी किताब किसी भी पल सीधे उसके सिर पर गिर सकती है। शियोरी, सावधान, उसने पुकारा, किताब को पकड़ने या उसे रास्ते से हटाने के लिए आगे की ओर झपटते हुए। लेकिन अपनी जल्दबाजी में उसका पैर एक निचले स्टूल में फंस गया। शियोरी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मुड़ी। इससे पहले कि उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया कर पाता, शिन उससे टकरा गया, जिससे दोनों कालीन बिछे फर्श पर धड़ाम से गिर पड़े। वो आंशिक रूप से उसके ऊपर गिरा, उस झटके से स्तब्ध। कुछ पलों के लिए कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। फिर शियोरी ने हांफते हुए सांस ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसके कपड़े थोड़े खिसक गए थे। उसने जल्दी से उन्हें ठीक किया और शर्मिंदगी से मुंह फेर लिया। शिन का चेहरा जलने लगा और वो जल्दी से माफी मांगने लगा। लेकिन ठीक उसी पल लड़कियों का एक समूह अलमारियों के कोने से घूमकर वहां आया। मिको, एक अन्य लाइब्रेरी स्वयंसेवक और उसकी दो दोस्त। वे ये नजारा देखकर सन्न रह गई। शिन जमीन पर घबराई हुई शियोरी के साथ था। मिको की आंखें सुरक्षात्मक गुस्से से चमक उठीं। शियोरी, क्या तुम ठीक हो? उसने आगे बढ़कर उसे खड़े होने में मदद करते हुए सख्ती से पूछा। शिन भी खड़ा हो गया, एक असहाय मुद्रा में अपने हाथ उठाते हुए। ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैं फिसल गया था। बिल्कुल, तुम फिसल ही गए होगे, दूसरी लड़कियों में से एक ने गहरी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। मिको ने उसे घूरा। उसकी आवाज ठंडी थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी शियोरी, तुमसे कहा था कि इसके आसपास मत रहना। उसने अपनी भौएं शिन की ओर तानी। पहले मिजू और अब ये। तुम सच में एक। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन वो उन शब्दों का अंदाजा लगा सकता था। एक दरिंदा, एक ठरकी, एक विकृत इंसान। उसका दिल बैठ गया। मिको ने शियोरी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक हाथ रखा और उसे जाने के लिए कहा। शियोरी शांत रही और उसे वहां से ले जाया गया। उसने समझाने की कोशिश भी नहीं की। क्या सच में शियोरी को भी यही लगता था कि उसने ये जानबूझकर किया था? उसे फिर से वही पुराना बुरा एहसास हुआ। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा अगर मैं कहूंगा कि ये एक दुर्घटना थी, उसने सोचा। और जल्द ही नई अफवाहें पनपने लगी। शिन ने शियोरी पर हमला किया था। वो एक उत्पीड़क था, एक विकृत व्यक्ति जो सुनसान इलाकों में लड़कियों पर हमला करता था। शिक्षकों ने उस पर अधिक बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया। मिसा, उसकी होम रूम टीचर, ने उसे अनुचित व्यवहार के बारे में चेतावनी देने के लिए किनारे खींच लिया। शिन ने जोर देकर कहा कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन वो उसकी आंखों में संदेह देख सकता था। कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए मिसा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में हिचकिचा रही थी। फिर भी उसने उसे सावधान रहने की कड़ी चेतावनी दी। शिन उसकी डेस्क से खालीपन महसूस करते हुए चला गया। उसने देखा
कि कैसे सहपाठियों ने सूक्ष्मता से अपनी डेस्क को उससे दूर कर लिया था। वे कैसे पीछे की ओर झुक जाते थे, मानो उसे कोई संक्रामक बीमारी हो। अपना नाम फिर से साफ करने की उसकी कोई भी उम्मीद मर चुकी थी। शिन का अकेलापन जल्द ही उस मुकाम तक पहुंच गया जहां कोई भी उसके करीब नहीं रहना चाहता था। यदि कोई शिक्षक उसे किसी लड़की के साथ जोड़ी बनाता तो वो लड़की कठोरता से बैठती और उसकी ओर देखने से इनकार कर देती। उसे सबसे ज्यादा अपनी बचपन की दोस्त हिना की याद आती थी। वो एक ऐसी इंसान थी जिस पर वो हमेशा भरोसा कर सकता था, लेकिन अफवाहों ने उसे डरा दिया था। वो दूर हो गई थी और जब भी संभव हो सीधा संपर्क करने से बचती थी। एक बार लंच के समय उसने उससे बात करने की कोशिश की और उससे विश्वास करने की भीख मांगी। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे माफ करना। अकेले भागने से पहले हिना ने अपना माथा बाथरूम के आईने से टिका दिया। शिन की आवाज उसकी यादों में गूंज उठी। क्या तुम भी उन पर विश्वास करती हो? उसने नहीं किया था, लेकिन जब उसकी दोस्त ने फुसफुसाकर कहा उससे दूर रहो, वो खतरनाक है, तो उसने सिर हिला दिया था। कायरता का कड़वा स्वाद उसकी जीभ पर था। अब उसे प्रांगण में अकेले खाते हुए देखकर उसने सिंह को कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ करना, वो खुद से फुसफुसाई। लंच के समय जब जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, शिन एकांत की तलाश में पुराने जिम के पीछे चला गया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि यूरी कंक्रीट की सीढ़ियों पर बैठी हुई च्युइंग गम चबा रही थी। उसने अपनी हमेशा वाली जैकेट पहनी हुई थी और वो आसमान को घूर रही थी। वो जम गया और वहां से चले जाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन वो उसकी ओर देखे बिना ही बोली, क्या अफवाहों से भाग रहे हो? शिन चौंका हुआ लगा। वो मुड़ी। उसकी नजर तेज थी लेकिन निर्दयी नहीं थी। मेरे पास भी कान है, लोग तुम्हारे बारे में बकवास करना बंद नहीं करेंगे। शिन कड़वाहट से हंसा और पूछा कि क्या वह भी अफवाहों पर विश्वास करती है। यूरी ने अपनी च्युइंग गम से एक बुलबुला फुलाया और फिर उसे फोड़ दिया। उसने कहा कि अफवाहें तब तक झूठ होती हैं जब तक कि वे सच साबित न हो जाएं। उसने अपनी पोर पर लगे एक छोटे से निशान को थपथपाया। वे मेरे बारे में भी ऐसा ही करते हैं, मुझे अपराधी या कुछ और कहते हैं। वे कुछ नहीं जानते। खैर, जिससे भी उन्हें शांति की नींद मिल सके। कुछ पल की खामोशी छा गई। अंत में शिन ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उसके लिए भी ऐसा ही था। उसने सिर हिलाया। फिर उन्हें उनके ही झूठ पर घुटने दो। तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। शिन को यकीन नहीं था कि क्या जवाब दे। वो हिचकिचाया, फिर बैठ गया उस इकलौते इंसान के साथ एक खामोश समझ साझा करते हुए जो जानती थी कि अफवाहों का निशाना बनने पर कैसा महसूस होता है। इसका असर उसके घरेलू जीवन पर भी पड़ा। उसकी माँ ने देखा कि वो अब शांत रहता है और घर लौटते समय थका हुआ दिखता है। जब भी वो पूछती कि क्या कुछ गलत है तो वो जबरदस्ती मुस्कुरा देता और झूठ बोल देता, मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ। अपने बेटे को इतना अलग थलग देखकर उसे बहुत दुख होता था। फिर भी किसी भी ठोस जानकारी के बिना वो केवल अपना कोमल समर्थन ही दिखा सकती थी। हालांकि शिन की बहन एमी उसी स्कूल में पढ़ती थी। शुरुआत में उसने भी अफवाहें सुनी थी और उन पर विश्वास कर लिया था, ये सोचकर क्रोधित और अपमानित होकर कि उसके भाई को एक विकृत इंसान कहा जा रहा है। वो स्कूल में उससे बचती थी और उसके आसपास देखे जाने से भी इनकार करती थी। एक शाम एक दोस्त से भयानक गपशप सुनने के बाद एमी ने घर पर गुस्से और शर्मिंदगी के मिश्रण के साथ शिन का सामना किया। तुम मिजू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने सख्ती से पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि अब लोग मुझे किस नजरों से देखते हैं? वे मुझ पर तरस खाते हैं कि मेरा तुम्हारे जैसा भाई है। वो वहाँ खड़ा रहा और उसने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। मुझे माफ करना, वो घूरती रही, फिर गुस्से से सांस छोड़ते हुए दूर चली गई। हर दिन एक धीमी घुटन जैसा महसूस होता था। शिन को केवल अपनी पढ़ाई में ही सुकून मिलता था। अगर वो अपना सिर किसी किताब में लगाए रखता तो वो नाटक कर सकता था कि वो बस एक और छात्र है जो अपने ग्रेड पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसकी मेहनत जल्द ही शीर्ष अंकों में बदल गई, जिससे उसे शिक्षकों से अनिच्छुक प्रशंसा मिली, लेकिन इससे उसे कोई दोस्त नहीं मिला। अगर कुछ हुआ तो उसकी शैक्षणिक सफलता ने अफवाहों के बाजार को नया मसाला दे दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उसे लगता है कि वो हर किसी के लिए बहुत महान है। सप्ताह महीनों में बदल गए और नई गपशप के नीचे पुरानी अफवाहें फीकी पड़ गई, लेकिन एक व्यक्ति पीछे रह गया था जो अभी भी आहत था। शिन। जब तक सर्दियां आई वो दालानों में एक भूत की तरह बन गया था। उसका अस्तित्व छात्र जीवन से ढक गया था जो बिना किसी परवाह के चलता रहा। उसकी एकमात्र सांत्वना ये थी कि जल्द ही वो अगले वर्ष में जाएगा और शायद तब वो एक नई शुरुआत कर सकेगा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो शिन को नए सहपाठियों और शिक्षकों के साथ क्लास 2C में रखा गया। उसे आश्चर्य हुआ कि यूरी कोरोस
उससे कुछ पंक्तियां पीछे अपनी सीट पर झुकी हुई बैठी थी। पहले दिन उनकी नजरें कुछ पलों के लिए मिली। उसने उसे एक छोटा सा सिर हिलाकर इशारा किया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शिन ने भी चुपचाप सिर हिलाकर जवाब दिया। पिछले साल अपना सारा समय पढ़ाई में समर्पित करने के कारण वो अब टॉप रैंक वाला छात्र था और उसने एक रहस्यमयी आभा हासिल कर ली थी। एक मेधावी लेकिन अलग थलग रहने वाला लड़का। पहले वर्ष के कई नए छात्रों ने उसे एक किंवदंती की तरह देखा। एक सुंदर, शांत टॉप छात्र जो कभी किसी से घुलता मिलता नहीं था। कुछ उसकी प्रशंसा करते थे, जबकि दूसरों को वह डरावना लगता था। अफवाहों की अनुपस्थिति में उसके चारों ओर एक सूक्ष्म आदर्शवाद बनने लगा। कुछ लड़कियां फुसफुसाती थी कि वह किसी को भी डेट करने के लिए बहुत कूल है, जबकि अन्य लोग उसकी दूरी को एक छिपी हुई गहराई के संकेत के रूप में रोमांटिक मानते थे। उनमें से कोई भी सच्चाई नहीं जानता था कि वो बस डरा हुआ था। हर बार जब वो लड़कियों के समूह की हंसी सुनता तो उसका दिमाग और अधिक अफवाहों और अधिक आरोपों की छवियां बनाने लगता था। वो किसी भी ऐसी बातचीत के निरंतर डर में जीता था जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता था। एक दिन उसने अपनी डेस्क पर एक छोटा सा पैकेज पाया, रिबन से बंधी घर की बनी कुकीज। अनिश्चित होकर उसने चारों ओर देखा। मयू नाम की एक शर्मीली लड़की ने उसे झांका, फिर आंखें मिलते ही उसने जल्दी से नजरें फेर ली। उसकी कुछ दोस्त उत्साह से फुसफुसा रही थी। उनकी नजरें उसकी दिशा में झपक रही थी, लेकिन शिन के लिए उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि उसे घेर लिया गया है। उसने कल्पना की कि कुकीज में जहर हो सकता है या कोई अपमानजनक चीज मिलाई गई होगी। उसके डर ने उसे बताया कि ये एक और जाल था, इसलिए उसने उन्हें अपनी जेब में रख लिया और बाद में उन्हें जिम के पीछे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये एक भयानक दिनचर्या बन गई थी। उसके लॉकर में पत्र, उसकी डेस्क पर मिठाइयां, उन प्रशंसकों की शांत हंसी जो उसके डर को एक कूल अलगाव के रूप में गलत समझ रहे थे। शिन ने हर इशारे को नजरअंदाज किया।